दोस्तों आदाब। आज है 22 अगस्त 2026। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कतर में पायलटों के संकट पर ईरान का बड़ा ऐलान। सीरिया में इजराइल की घुसपैठ, फिर बड़ा तनाव और तूफान। गालिबाफ ने अमेरिका को ललकारा, बदलेगा मिडिल ईस्ट का विधान। IRGC ने मीडिया मोर्चा संभाला, पुतिन ने यूक्रेन पर कसा कमान। लेबनान में गोलाबारी, वेस्ट बैंक में फिर मचा संग्राम। तो सवाल ये है, क्या बारूद के ढेर पर बैठा है पूरा मिडिल ईस्ट? तमाम पायलटों की हालत से लेकर सीरिया के हमले तक हर खबर का करेंगे खुलासा। मिडिल ईस्ट से यूक्रेन तक आखिर कौन लिख रहा है जंग का नया अफसाना? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। दोस्तों, सबसे पहले बात उस खबर की जिसने ईरान और कतर के बीच एक नया राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है। कहानी शुरू होती है कतर के अल उदैद एयरबेस से। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की सैन्य कार्रवाई के दौरान इस इलाके को निशाना बनाया गया था। इसी घटनाक्रम के दौरान ईरानी वायुसेना के कुछ पायलटों के लापता होने की बात सामने आई। अब ईरान का कहना है कि उसके तीन पायलट कतर में मौजूद हैं और उनकी हालत बेहद खराब है। ईरानी सशस्त्र बलों की लापता लोगों की तलाश करने वाली समिति के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बागिरजादे ने दावा किया है कि इन पायलटों को ऐसी जगह रखा गया जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि पायलटों को पानी पर मौजूद एक खास जगह पर रखा गया है और उनकी मेडिकल हालत चिंता का विषय बन चुकी है। ईरान चाहता है कि इन तीनों पायलटों को तुरंत वहां से निकालकर जमीन पर मौजूद किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। ईरान ने इस मामले को सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं रहने दिया, बल्कि इसे मानवीय मामला बनाते हुए इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी यानी ICRC से भी मदद मांगी है। ईरान की अपील है कि कतर के लिए एयर एम्बुलेंस भेजी जाए ताकि अगर पायलटों को तत्काल इलाज की जरूरत हो तो उन्हें मेडिकल सुविधा मिल सके। साथ ही ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो इन पायलटों की स्थिति का पता लगाने के लिए हर राजनयिक और मानवीय रास्ता इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं से इस खबर में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ईरान कहता है तीन पायलट कतर की हिरासत में, लेकिन कतर कहता है ईरान का दावा सही नहीं है। कतर की तरफ से कहा गया कि उसने एक ईरानी पायलट के शव को वापस करने की पेशकश की थी, लेकिन ईरान की तरफ से उस प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया गया। कतर ने यह भी दावा किया कि उसने ईरानी टीम को जांच के लिए बुलाया था ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके, लेकिन ईरान की तरफ से उस निमंत्रण का भी जवाब नहीं मिला। अब यहाँ एक और नाम सामने आता है, माजिद काज़िमी। ईरानी सेना ने तस्दीक की है कि 4 पायलटों में से माजिद काज़िमी की मौत हो गई थी और उनका शव ईरान वापस पहुंच चुका है। यानी ईरान के मुताबिक एक पायलट की मौत की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन बाकी 3 पायलटों की स्थिति को लेकर अभी भी गंभीर सवाल मौजूद हैं और यही सवाल अब ईरान कतर संबंधों के लिए भी अहम बन गया है, क्योंकि कतर आमतौर पर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। लेकिन अगर एक तरफ ईरान अपने सैनिकों की हिरासत और खराब स्वास्थ्य की बात कर रहा है और दूसरी तरफ कतर इन आरोपों को खारिज कर रहा, तो मामला सिर्फ पायलटों का नहीं रह जाता। इसके पीछे विश्वास, राजनीतिक दबाव और क्षेत्रीय राजनीति भी जुड़ जाती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कतर इन 3 पायलटों को लेकर क्या नया सबूत या बयान सामने रखता है और ईरान इसके जवाब में क्या कदम उठाता है। दोस्तों, अब चलते हैं सीरिया की। सीरिया से आने वाली खबरें इस वक्त इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ इजरायली सेना की हवाई कार्रवाई के साथ साथ जमीन पर गतिविधियां भी लगातार चर्चा में आ चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुनैत्रा की। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने कुनैत्रा इलाकों में एक घर में दाखिल होकर वहां कार्रवाई की और घर को नुकसान पहुंचाया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कुनैत्रा कोई सामान्य इलाका नहीं है। ये सीरिया और इजराइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद और सैन्य यानी फौजी तनाव का बेहद
संवेदनशील हिस्सा है। इस इलाके के आसपास बफर जोन मौजूद है और यहां इजरायली सेना की गतिविधियां सीरिया के लिए लगातार चिंता का विषय रही हैं। सीरिया की तरफ से अभी इस खास घटना पर कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन अगर ऐसी जमीनी कार्रवाई बढ़ती है तो इसका मतलब सिर्फ एक घर में छापामारी नहीं होगी। इसका मतलब होगा कि इजराइल सीरिया के दक्षिणी हिस्से में अपनी सैन्य मौजूदगी और ऑपरेशन का दायरा बढ़ा रहा है। अब दूसरी खबर और भी अहम है। दमिश्क के आसपास बैतकिन इलाके में एक वाहन को इजरायली ड्रोन ने निशाना बनाया। सीरियाई सरकारी मीडिया के मुताबिक इस हमले में एक आदमी घायल भी हुआ। सीरिया ने इसे एक सिविलियन वाहन पर हमला बताया और इसकी निंदा की, लेकिन इजरायली सेना का दावा बिल्कुल अलग है। आईडीएफ का कहना है कि जिस व्यक्ति को निशाना बनाया गया वो इजरायली सैनिकों के खिलाफ हमले की अंतिम तैयारी में था। यानी इजराइल के मुताबिक ये कोई आम नागरिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक संभावित हमले को रोकने के लिए की गई कार्रवाई थी। एक तरफ इजराइल इसे सुरक्षा और आत्मरक्षा कहता है, दूसरी तरफ सीरिया इसे अपनी संप्रभुता यानी खुद मुख्तारी और नागरिकों पर हमला बताता है। इन दोनों दावों के बीच असली सच्चाई का फैसला जांच के बाद ही हो सकता है, लेकिन घटनाओं की संख्या ये जरूर दिखाती है कि सीरिया में तनाव लगातार बना हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के उस बयान की जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट के मुस्तकबिल की तस्वीर पेश करने की कोशिश की। गालिबाफ का कहना है कि पड़ोसी देश अब नई सुरक्षा और नई आर्थिक व्यवस्था तलाश रहे हैं, लेकिन इस बयान का सबसे अहम हिस्सा अमेरिका को लेकर है। गालिबाफ ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा है कि इजराइल के लिए अमेरिका की धौंस और उसकी नीतियों ने उसके अपने सहयोगियों को भी खतरे में डाल दिया। यानी ईरान का संदेश यानी पैगाम ये है कि अमेरिका जिस सुरक्षा यानी हिफाजत व्यवस्था को मिडिल ईस्ट में बनाए रखना चाहता है, अब उसी व्यवस्था से उसके सहयोगी देश भी सवाल करने लगे हैं। अब जरा सोचिए, सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा यानी हिफाजत चाहिए, यूएई को अपनी हिफाजत चाहिए, जॉर्डन को अपनी सुरक्षा चाहिए, खाड़ी देश को व्यापार यानी तिजारत और ऊर्जा की सुरक्षा चाहिए, और इन देशों के सामने ईरान भी एक बड़ी ताकत है। तो अगर ये देश आपस में सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाते हैं तो अमेरिका पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है। गालिबाफ का कहना है कि असली स्थिरता किसी बाहरी ताकत के जरिए नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और स्वतंत्र यानी आजाद व्यवस्था के जरिए आ सकती है। यानी मिडिल ईस्ट के देशों को अपने फैसले खुद करने चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों को समझना जरूरी है। एक वक्त ऐसा था जब ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के बड़े क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी माने जाते थे, लेकिन चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों ने रिश्ते सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया। अब अगर इस रिश्तों को आगे बढ़ाया जाता है और इसके साथ खाड़ी के दूसरे देशों के साथ भी सुरक्षा और व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं तो एक नई व्यवस्था की संभावना पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगातार दबाव बनाते रहे हैं। ऐसे में ईरान, चीन, रूस और पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और आर्थिक रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो गालिबाफ का बयान दरअसल एक बड़े संदेश की तरह देखा जा सकता है। मिडिल ईस्ट की सुरक्षा का फैसला अब सिर्फ वाशिंगटन में नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए ये बात चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय देश अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग समझौते और गठबंधन बनाने लगते हैं तो मिडिल ईस्ट का पुराना पावर बैलेंस बदल सकता है। यानी गालिबाफ का बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये ईरान की तरफ से एक संभावित नए क्षेत्रीय मॉडल का राजनीतिक इशारा भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी ने ईरान के सरकारी मीडिया नेटवर्क IRIB के प्रमुख को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने IRIB की कवरेज की खुलकर तारीफ की। वाहिदी का कहना है कि IRIB ने युद्ध के मैदान की हकीकतों को जनता के सामने पेश करने में अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने कहा कि नेटवर्क ने सच्चाई का बचाव किया और ईरान के प्रतिरोध के मोर्चे को मजबूत करने में योगदान दिया। अब दोस्तों, पहली नजर में सिर्फ एक प्रशंसा पत्र लगता है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति को समझिए। जब कोई देश जंग या बड़े क्षेत्रीय संकट से गुजरता है तो सिर्फ बॉर्डर पर लड़ाई नहीं होती, एक लड़ाई जनता की सोच और सूचना के मोर्चे पर भी होती है। कौन सही है, किसने हमला किया, किसे नुकसान हुआ, कौन जीत रहा, कौन हार रहा, इन सवालों के जवाब जनता तक मीडिया पहुंचाता है। और इसी वजह से ईरान के IRIB सिर्फ एक टीवी चैनल नहीं बल्कि सरकार के नैरेटिव का बड़ा हिस्सा है। पश्चिमी देशों की तरफ से ईरानी सरकारी मीडिया पर प्रोपेगेंडा के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ईरानी सरकार का कहना है कि उसका मीडिया पश्चिमी मीडिया के मुकाबले क्षेत्र की दूसरी तस्वीर जनता तक पहुंचाता है। ऐसे में IRGC कमांडर की तरफ से IRIB की सार्वजनिक तारीफ का मतलब ये भी हो सकता है कि ईरान अपने मीडिया नैरेटिव को और मजबूत करना चाहता है, खासकर तब जब देश बाहरी दबाव, प्रतिबंध और सैन्य खतरे का सामना कर रहा है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति यानी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग को लेकर कहा है कि दुश्मन की कार्रवाई का मोर्चे पर रूसी सेना की हित पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पुतिन के मुताबिक रूसी सेना कई दिशाओं में अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है और आगे बढ़ने की रफ्तार भी बढ़ी है। पुतिन ये कहना चाहते हैं कि यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों की कोशिशों के बावजूद रूस कमजोर नहीं पड़ा। साथ ही उन्होंने बातचीत की संभावनाओं से पूरी तरह इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कुछ ऐसे प्रस्ताव मिले जो उनके मुताबिक अजीब और अस्वीकार्य है। यानी रूस बातचीत तो चाहता है, लेकिन अपनी बताई हुई जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके नहीं। यही रूस यूक्रेन शांति प्रक्रिया का सबसे मुश्किल हिस्सा है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण लेबनान में फिर इजरायली गोलाबारी की खबर सामने आई। बिंद जबील के आसपास सरबीन और रसाफ गांव के बीच हमले की खबर है। फिलहाल किसी बड़े जान माल के नुकसान की पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इलाका बेहद संवेदनशील है। बिंद जबील का नाम आते ही हिजबुल्ला और इसराइल के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष की तस्वीर सामने आती है। सीज फायर के बावजूद अगर इस तरह की सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो सवाल उठता है कि ये सीज फायर आखिर कितनी देर टिकेगा। और सबसे बड़ा खतरा यही है, अगर इजरायली हमले बढ़ते हैं और हिजबुल्ला जवाब देता तो लेबनान का मोर्चा फिर से गर्म हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ रमल्ला के उत्तर पूर्व में अल-मुगैयर गांव के पास फलस्तीनी घरों में आंसू गैस गोले दागे जाने की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक घरों के अंदर गैस पहुंचने से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सांस लेने में परेशानी हुई। इसके अलावा जेनिन के दक्षिण पश्चिम में अर्राबा इलाके के पास इजरायली बस्ती वासियों द्वारा फलस्तीनियों पर हमला किए जाने की खबर है। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की बात कही गई और घायलों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब दोस्तों, वेस्ट बैंक की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ एक दो घटनाएं नहीं है। यहाँ बस्तियों का विस्तार, जमीन को लेकर विवाद, सैन्य छापे, बस्ती वासियों के हमले और फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा, ये सभी मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए छोटी सी घटना भी तेजी से बड़े टकराव में बदल सकती है। और अब इन तमाम खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बहुत बड़ी बनती है। कतर में ईरानी पायलटों का विवाद है। सीरिया में इजरायली जमीन और ड्रोन कार्रवाई है। ईरान अमेरिका से अलग क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहा। IRGC अपने मीडिया नैरेटिव को मजबूत कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही और दूसरी तरफ लेबनान और वेस्ट बैंक में तनाव लगातार उबाल मार रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक दुनिया के कई मोर्चों पर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, सलामत रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।